हाय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कराधान। तो कराधान कैसे निकालते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 नंबर में आता है, 6 या 5 नंबर में आता है, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 5 या 6 नंबर में तो आता ही आता है। यहाँ पर देखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सामने में बुक ही रखी हूँ, मैं उसी से पढ़ा रही हूँ। आज क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का देखो, इसमें बोला है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना, हम लोग का 4,10,000 रुपए है। प्रति माह क्या कर रहा है, 400 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है और 2,400 रुपए का वार्षिक जीवन प्रीमियम में जमा करता है, जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है पॉलिसी में। अब यहाँ पर से वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। फिर यह प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धा आश्रम में 12,000 रुपए का क्या करते हैं, दान देता है। जो 12,000 में क्या है, जिसमें 50% जो है वो कर मुक्त है, इसमें 50% टैक्स जो है वो कम लगेगा। और जो हम लोग का प्रधानमंत्री राहत कोष में जब वो दान करता है तो 100% छूट रहता है, मतलब इसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। अब आते हैं दान करते हैं तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में आयकर की गणना कीजिए। आयकर की क्या करना है, हमें गणना करना है और बोल रहे कि सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है, मतलब अब है कर योग्य सीमा। कर योग्य सीमा जो क्या है वो 2 लाख रुपए तक कोई आयकर की दर नहीं है। मान के चलो 2 लाख रुपए उसका बचता है तो उसको कर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10% कर देना पड़ेगा और 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में कितना 20% कर देना पड़ेगा। और जो शिक्षा उपकर होगा, जो शिक्षा उपकर है मतलब कि शिक्षा पर जो कर होगा उसका 2% देना होगा, मतलब 2% जो है छूट रहता है। और माध्यमिक और शिक्षा उपकर करके 1%, मतलब कि कुल शिक्षा उपकर जो है वो 3% होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 रुपए। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ये शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका वार्षिक आय। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुल टोटल वो कितना दान दे रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। अगर उसमें वो दान करता है, क्या करता है वो, अगर वो दान करता है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग दान को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दान कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में कर रहा है और वृद्धाश्रम में कर रहा है, तो उसको लिखेंगे। यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री राहत कोष में, तो यहाँ पर लिखो दान की गई राशि, हेडिंग डालना, दान की गई राशि। दान की गई राशि लिखेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ कहाँ दान कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो वो कर रहा है प्रधानमंत्री राहत कोष में, राहत कोष में 20,000 रुपए, चूंकि 100% है, ठीक है। इसका जो हम लोग का 100%, इसमें कर देने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका 100% इतना ही रहेगा, ठीक है, 20,000 रुपए ही होगा। अब आते हैं दूसरा कहाँ दे रहा है, वो वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए देता है, जिसका 50% कर मुक्त है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा क्या है, वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए का 50% निकालेंगे, ठीक है। इसका कितना निकालेंगे, 12,000 का 50% उसको कर देना पड़ेगा और 50% जो है वो मुक्त रहेगा, ठीक है। मतलब उसको 50% कर देना नहीं पड़ेगा, इसमें 100% कर देना नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें 100% कर मुक्त है, मतलब इसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें 50% उसको कर देना पड़ेगा। तो 12,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, 50%, तो का मतलब होता है यहाँ इंटू होता है, और 50 इसको तो सभी जानते होंगे। 50% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 50/100,
100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, इसका मतलब होता है हम लोग का प्रति 100 होता है। तो चलो इसको देखो, 00 हम लोग काट लेंगे, जितना बचेगा कितना हुआ हम लोग का 1200 गुणित 5, तो हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब कि 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, इतना तो वो कुल दान की गई राशि, तो कुल दान की गई राशि मतलब कि यहाँ पर जिसमें टैक्स नहीं लगेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, कुल दान की गई राशि, तो पहली तो वो कितना 20,000 रुपये ले रहा है, 20,000 रुपये वो दान कर रहा है राहत प्रधानमंत्री राहत कोष में, और वो 6,000, मतलब इतना में उसको टैक्स पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना पैसा उसका माइनस कर देंगे, इतना में उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का 26,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पास, अब उसके पास कितना पैसा बचा जिसमें वो क्या करेगा, टैक्स पटाएगा। ठीक है, तो टैक्स कितना में पटाएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे शेष आय, शेष आय लिखेंगे। तो शेष आय कितना हो जाएगा हम लोग का 4,10,000 में हम लोग 26,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4,10,000 में 26,000 को माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 3,84,000। ठीक है, 84,000 रुपये आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग को, अब इतना उसके पास पैसा है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास बोल क्या रहा है। ठीक, अब ये जो कर्मचारी है वो जो है प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा कर दे रहा है। ठीक, प्रति माह मतलब कि हर एक महीने में वो 4,000 अपने सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो दान की राशि हो गई, अब आते हैं हम लोग कुल जमा की गई राशि। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जमा की गई राशि। तो यहाँ बस देखो, वो जो सामान्य भविष्य निधि में क्या कर रहे हैं, प्रति माह 4,000 का कर रहे हैं ना, प्रति माह। तो प्रति माह मतलब कि वो साल का निकालते हैं हम लोग, तो साल में कितना जमा करेगा, 12 चौक 48,000 है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह है, तो प्रति माह कितना कर रहा है, 4,000 रुपये कर रहा है। तो एक साल में कितना करेगा, 4,000 गुणित कितना करेंगे हम लोग, 12 कर देंगे। 4,000 गुणित 12 प्लस जीवन बीमा जो है वो वार्षिक है, तो वार्षिक को कितना कर रहा है, 24,000। और जो राष्ट्रीय बचत पत्र कर रहा है वो भी वार्षिक ही है। ठीक है, वो कितना है, 25,000 है। आप लोग को लिखा रहेगा कि वो जो है वो तिमाही में कर रहा है कि प्रति माह में कि वार्षिक में। यदि वार्षिक में किया रहेगा तो सेम लिखना है। अगर मान के चलो आप लोग का प्रति माह रहेगा तो उसमें 12 का गुणा करना है। अगर वो हाफ ईयरली रहेगा, अर्धवार्षिक में दिया रहेगा तो 2 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये प्रति माह था तो 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा हम लोग का 0, 5 और 4 9, और 9 और 8 कितना होगा हम लोग का, 9 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 17। तो 7 2 3 हो जाएगा, 3 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 97,000। ठीक है, 97,000 रुपये टोटल वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, इसमें कंडीशन है कि सभी बचत में, मतलब कि जो बचत कर रहा है ना, जो जमा कर रहा है पैसा, अगर मान के चलो 1 लाख रुपए तक वो करता है, तो 1 लाख रुपए तक वो अगर करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख तक उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स उसको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है, मतलब सभी बचत में। तो बचत मतलब जो जमा कर रहा है, तो जमा कर रहे हैं उसमें 1 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, इसका 1 लाख नहीं है, इसका है 97,000 रुपए। तो देखो 1 लाख था तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इसको कितना में 97,000 रुपए में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे,
मतलब 97,000 उसका टोटल जितना बचा है ना, ये इतना उसका बचा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 97,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना में उसको टैक्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर योग्य आय। जो कर लगेगा ना, जो टैक्स लगेगा, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, आय निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि उसको कितना रुपए में टैक्स देना पड़ता है, कितना उसके पास बचता है। तो देखो ये कितना है, 3,84,000 है। 3,84,000 है हम लोग का। इसमें हम लोग माइनस करेंगे 97,000 को। 97,000 को माइनस करो, कितना आएगा, तो 000। ठीक है, हम लोग का 4 में सॉरी इसको 14 मानेंगे। 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 और ये 2, मतलब 2,87,000 रुपए। ठीक है, लोग का हो जाएगा 2,87,000 रुपए। अब देखो, अब उसको जो है वो इतना में क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब देख लेते, 2,01,000 से 5,00,000 तक उसको 10% क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का देखो, यहाँ 2,87,000 रुपए है। ठीक है, मतलब 2,00,000 से ज्यादा हो गया, तो 2,00,000 से ज्यादा हो गए, मतलब इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, 2,01,000 से 5,00,000 रुपए तक 10% का क्या है, टैक्स लगेगा। अगर मान के चलो इसके पास 5,00,000 से भी अगर ज्यादा रहता पैसा, 5,00,000 से भी अगर ज्यादा रहता, तो हम लोग क्या करते, उसको ये वाला तो देना ही पड़ता। ठीक है, जो ये है ना, मतलब 2,01,000 से 5,00,000 के बीच में है, इसको तो देना ही पड़ता, साथ ही साथ इसको भी देना पड़ता। ठीक, तो कैसे करते, अब इसके पास तो 2,00,000 से ज्यादा है, तो इसको तो छोड़ दो, इसमें तो उसको टैक्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 2,01,000 से 5,00,000 तक हम लोग का कितना 10% टैक्स लगेगा। लेकिन इसके पास तो पैसा है 2,87,000। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, दे आयकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे आयकर। दे आयकर, तो दे आयकर को कैसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 5,00,000 है नहीं ना, तो 5,00,000 नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग 2,87,000 माइनस 2,00,000 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे हम लोग, 2,00,000 कर देंगे। में कितना का परसेंट लग रहा है जी, इसका 10% उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 2,00,000 तक तो उसको क्या है, टैक्स मुक्त है। 2,00,000 तक उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो जितना बचेगा उसमें क्या करेंगे, 10% करेंगे, तो हो जाएगा ये 87,000 बचेगा। 87,000 गुणित का मतलब गुणा होता है 10%, मतलब कि 10/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल, तो हो जाएगा 8,700 रुपए। इसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको शिक्षा उपकर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो शिक्षा उपकर करके 3%, दोनों को जोड़ सकते हो, क्योंकि शिक्षा उपकर दोनों ही है, चाहे वो शिक्षा उपकर हो, चाहे माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर हो, तो दोनों क्या है, सेम है। तो इन दोनों को मैं लिख देती हूँ कुल शिक्षा उपकर। ठीक, यहाँ कुल शिक्षा उपकर, कुल शिक्षा उपकर हम लोग का कितना है, दे आयकर का 3%। ठीक, तो यहाँ पर दे आयकर टोटल कितना है, 27 का मतलब गुणा 3/100, 00 कैंसिल हो जाएगा। अब है 87 इंटू 3 करेंगे, तो हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, 21 की 1 2 हासिल, फिर हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 24 25 26, मतलब कि 261 रुपये उसको क्या देना पड़ेगा, कुल शिक्षा उपकर देना पड़ेगा। अब यहाँ पास आते हैं कुल देय आयकर। कुल देय आयकर इसको और इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 8,700 प्लस 261 को प्लस करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 98, तो हो जाएगा 8,961 रुपए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
इसी मेथड से सभी बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग का बस एक ही चीज याद रखना, सबसे पहले हम लोग रखेंगे कुल दान की गई राशि को रखेंगे, उसके बाद फिर उसका जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट उसको माइनस कर देंगे, फिर कुल दान की गई राशि इतना हो जाएगा। कुल दान की गई राशि के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा उसको करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब जितना पैसा बचेगा उसी में तो जमा करेगा, तो जमा की गई राशि लिखेंगे। जमा की गई राशि के बाद देखेंगे कि उसको कितना परसेंट या फिर कितना जो पैसा जो है वो कर मुक्त होता है। जो बचत में ना, सभी बचत पत्र में कितना मतलब उसको छूट होगा। अगर मान के चलो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख में माइनस करना। अगर 1 लाख है तो 1 लाख तक आप लोग को कोई टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा। अगर उससे कम रहेगा, उससे कम है तो उतने ही को माइनस करो। अगर सपोज मान के चलो यहाँ पास रहता 1,10,000 आ जाता, मतलब 1 लाख से ज्यादा हो जाता, ठीक है, 1,10,000 चाहे मतलब ये 1 लाख से ऊपर हो जाता, 1 लाख से ऊपर होता तो यहाँ पर हम लोग को जितना आंसर आएगा उतना को यहाँ पर माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख से ज्यादा हुआ मतलब टैक्स दोगे आप। तो यहाँ पर अगर सपोज आप लोग का 1.5 लाख बचता है, यहाँ अगर 1.5 लाख बचता है या फिर 1,10,000 हो, 1 लाख जो भी हो, आप मतलब 1 लाख से ज्यादा होगा तो आप केवल यहाँ पर कितना माइनस करोगे, 1 लाख माइनस करोगे, ठीक है। 1 लाख ही माइनस करना, लेकिन यहाँ पर अगर 1 लाख से कम आता है तो जितना आएगा कम आएगा तो उतना ही को माइनस करना। अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तो यहाँ पर 1 लाख को माइनस करना। माइनस करने के बाद आप लोग को देखना है, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको बनाना। तो 2 लाख तक देखो कोई कर उसको देना नहीं पड़ेगा। अगर 2 लाख से 5 लाख तक उसके पास पैसा है, मतलब कि 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है तो उसको 10% निकालने के लिए क्या करोगे, आपका जो देय आयकर बचेगा, यहाँ पर हम लोग का कर योग्य पैसा जो बचेगा ना, कर योग्य, तो इसको देखना। अगर मान के चलो ये 5 लाख से कम है, तो 5 लाख से कम है तो क्या करोगे आप, जो उसका लोअर है मतलब कि कम वाला, मतलब 2,01,000 से 5 लाख है तो 2 लाख में आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, मतलब कि 2,87,000 में 2 लाख को माइनस करोगे, फिर उसका निकाल दोगे 10%, ठीक है। परसेंट तो निकालना आता ही होगा। और शिक्षा उपकर को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, कुल शिक्षा उपकर करके ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरा अब मान के चलो ये 5 लाख से ज्यादा रहता, कितना रहता, 5 लाख से ज्यादा रहता, तो 5 लाख से ज्यादा रहता तो क्या करते हैं हम लोग, 5 लाख में 2 लाख को माइनस करके 10% निकालते। फिर बात को ध्यान से सुनना, 5 लाख को 2 लाख से माइनस करके 10% निकालते। फिर क्या करते, अगर सपोज ये 6 लाख होता, अगर ये 6 लाख होता तो क्या करते, दूसरा स्टेप में 6 लाख माइनस 5 लाख करके उसका 20% निकालते। फिर दोनों को क्या करते, कुल देय आयकर करके प्लस करते, ठीक, कुल देय आयकर करके प्लस करते। फिर उसका शिक्षा उपकर जितना उसका कुल देय आयकर रहेगा उसका 3% निकालोगे, उसके बाद फिर दोनों को प्लस करके आ जाता है आंसर। सो बहुत ही ज्यादा इजी है ये, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ चीज जो है वो इजी हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। सो आप लोग का एग्जाम तो ऐसे भी 1 हफ्ता भी नहीं बचा है, तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे रैंक लाओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू।